हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ जामिया में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको मालूम है कि मैंने 10 डेज़ का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने की बात करी थी और जिसमें आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आपको जो टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड टॉपिक होगा वो कवर अप करा देंगे, क्योंकि डिटेल में अब टाइम है नहीं कि उतना डिटेल में पढ़ाया जाए पहला। लेकिन यह है कि एंट्रेंस ओरिएंटेड जो भी चीज़ें है वो लगभग हम आपको सम अप कर देंगे, यानी पूरा पढ़ा देंगे। मैंने जो है ऑलरेडी उस गूगल फॉर्म में 3 चीज़ों के बारे में बात किया था। एक तो हिस्ट्री सेक्शन को कंप्लीट करने का, दूसरा पॉलिटिक्स सेक्शन को कंप्लीट करने का, और तीसरा जो है करंट अफेयर को। ऑलरेडी जो करंट अफेयर जो है हम अभी डेली बेस पे जो जीके जीएस का जो पार्ट चल रहा है उसमें हम कवर अप करा रहे हैं, तो आप उसके पार्ट से बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम हिस्ट्री पढ़ें, पहले हिस्ट्री के फादर कौन है वो जानना चाहेंगे। अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, होपफुली आपको मालूम ही होगा। हिस्ट्री का जो फादर है वो हेरोडोटस है। तो एक सवाल आपसे बनने की पूरी चांस है। हेरोडोटस इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। आज जो हम ये हिस्ट्री वर्ड पढ़ रहे हैं असल में एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है हिस्टोरिया, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, और अब हम इससे आगे चलते हैं। देखिए, एक सवाल आपके मन में होना चाहिए कि आज जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं करंट में, आखिर इस हिस्ट्री को हम लोग एंशिएंट, मेडिवल या मॉडर्न में क्यों पढ़ते हैं हम, बल्कि यानी 3 ही टाइप में क्यों पढ़ते हैं हम, 4 या 5 टाइप में क्यों नहीं पढ़ते हैं, या 6 टाइप में। यूजुअली हम जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है भाई एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम ये बताएंगे आपको कि इसकी वजह क्या है। असल में एक बुक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक बुक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। असल में ये जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस बुक के जो राइटर हैं जिसका नाम है जेम्स मिल्स, उन्होंने ही इस बुक में इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, यानी 3 पार्ट में डिस्क्राइब किया था उस बुक में। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट को बताया था हिंदू रूलर, यानी हिंदू जो उस टाइम यानी हिंदू जो रूलर थे वो रूल किए, उनको एंशिएंट में रखा गया। मेडिवल में मोस्टली मुस्लिम दिल्ली सल्तनत को, या दिल्ली में कह लिए मुस्लिम लोग रूल किए, इसलिए उसको मेडिवल रखा। और मॉडर्न में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स रूल किए, इसलिए उसको मॉडर्न रखा। और वजह क्या रही, यही कि 3 लोग इस देश को 3 लोग स्टार्टिंग में हिस्ट्री के हिसाब से 3 लोग रूल किए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। इसी वजह से उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा। और आज भी हम अपने इतिहास को यानी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना सा तो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ऑलरेडी जब उसने बता दिया भाई जो इंडिया का हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में है, तो यानी जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे सिंपल सी बात है हिस्ट्री को 3 पार्ट में मेंशन करेंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक, अब इस एंशिएंट को भी हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। हालांकि ये डिवाइड इसलिए किया गया ताकि वो सिचुएशन के मतलब टाइमलाइन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे एंशिएंट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया प्री हिस्टोरिक, दूसरा हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा जो है प्री, और दूसरा जो है प्रोटो है, और तीसरा जो है आपका हिस्टोरिक पीरियड है। बस इन सब में फ़र्क बस ये कि प्री हिस्टोरिक में वैसा कोई रिटन एविडेंसेस नहीं मिलता है, हमें सोर्सेस मिलते हैं। प्रोटो में कुछ हद तक एविडेंसेस मिलते हैं और हिस्टोरिक पीरियड में रिटन सोर्सेस मिलते हैं। यही इसी वजह से इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री में है, और एंशिएंट हिस्ट्री में हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, एक प्री, दूसरा प्रोटो और तीसरा हिस्टोरिक पीरियड। तो अभी फ़िलहाल प्री से स्टार्ट कर रहे हैं, और प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग, या प्री हिस्टोरिक पीरियड में बेसिकली स्टोन एज के बारे में जानते हैं। यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, और वो स्टोन एज जो है बेसिकली 3 पार्ट में है, या तीन पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। ठीक, जैसे ही जब ये हमारा ख़त्म हो रहा होता है उसके बाद आता है कैल्कोलिथिक, और वही कैल्कोलिथिक जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटो हिस्टोरिक का पार्ट हो जाता है। ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा कुछ जामे पूछने वाला नहीं है आपसे। इंपॉर्टेंट जो पूछने वाला मैं आगे बता दूंगा, बस मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ऐसा कुछ हो हिस्ट्री में, ये इस तरीके से लाइक डिवाइड किया गया है। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं। यानी ये है कि अभी हम स्टोन एज में है, और उस स्टोन एज के अंदर जो है पहला जो कोई एज पढ़ने वाला जिसका नाम है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक से 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहली बात तो ये कि पैलियोलिथिक का ये एक्सपेक्टेड है, मतलब कोई क्योंकि हिस्टोरिकल है तो मे बी आप थोड़ा बहुत आगे पढ़े होंगे, तो आप इसमें रिजिड मत होइएगा, आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा हिस्ट्री के मामले में, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो पैलियोलिथिक का टाइमलाइन ये रहा, और इस पैलियोलिथिक में क्या हुआ, पहला ये कि उस टाइम के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं फायर का डिस्कवर कर चुके थे। दूसरा, उस टाइम के लोग स्टोन को यूज़ करते थे हर एक चीज़ में, यानी स्टोन का यूज़ काफ़ी था, क्योंकि वो एज ही स्टोन था, उस एज में स्टोन ही यूज हो रहा था।
कब 5 लाख BC से 800 BC के आसपास में, ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ें पता चला, एक तो फायर का डिस्कवरी और दूसरा हमें वहाँ के जो लोग थे उस टाइम, वहाँ के लोग नहीं बल्कि इंडिया के ही लोग थे उस टाइम, जो लोग यूज़ कर रहे थे वो क्या यूज़ कर रहे थे, हैंडशेक में भी स्टोन का ही था, क्लीवर्स भी था, स्कैपर, ये सभी स्टोन का था। अब कहेंगे इसके एविडेंसेस मिले मुझे, तो इसका एविडेंसेस दो जगह पे मिला है, एक तो बेलन रिवर जो है वहाँ मिला और दूसरा नर्मदा रिवर पे भी मिला है। तो आपसे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्टोन एज का सोर्सेज या एविडेंसेस हमें कहाँ मिला है। ऑप्शन रहेगा नर्मदा रिवर और भी रिवर्स रहेंगे, तो आप उसमें करेक्ट आंसर नर्मदा रिवर करिएगा। दूसरा एक आपसे पूछा जा सकता है कि फायर कब इन्वेंट हुआ था, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक या न्यूलिथिक में, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, पैलोलिथिक होगा, जो सवाल बनने के चांस है। अब एक बात बताइए, जाहिर सी बात है अगर आपके पास आग का डिस्कवरी हो चुका है, उस टाइम लोग जो थे क्या थे, हंटर थे, यानी कि बोलते हैं ना कि जानवर को मारना और मारकर खाना, वो सीन चल रहा था। तो अभी फ़िलहाल आप एज्यूम करिए कि उस टाइम जो लोग थे वो हंटर थे। हाँ, केव पेंटिंग समझ में आता है, गुफा में पेंटिंग, केव पेंटिंग का सोर्सेस भी दिखा गया है उस टाइम के, और इसका सोर्सेस हमें कहाँ मिलता है, भोपाल यानी मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। अब यहाँ से मतलब अगर मैंने इतने सारे पढ़ा है ना, इन सारे टॉपिक को पढ़ाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका ये है कि बताइए कि केव पेंटिंग का सोर्सेस कहाँ मिला है, तो वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिला है। ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल है। पैलेलिथिक में और भी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3-4 चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल देखें तो बहुत बड़ा हो जाता है, बट हम आपको सेलेक्टिवली पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 3-4 चीज़ें अभी पढ़े हम, पहला फायर का इन्वेंशन, दूसरा स्टोन का यूज, तीसरा उस टाइम के लोग हंटर थे, चौथा केव पेंटिंग दिखा गया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड, हालांकि इसको हम प्री स्टोन एज कहते हैं, मतलब या फिर ओल्ड स्टोन एज कह सकते हैं, इसको मिड स्टोन एज भी कह सकते हैं, मेसोलिथिक। अब मेसोलिथिक में क्या होता है कि ये टाइमलाइन देख लीजिए इसके आसपास में। मेसोलिथिक में क्या होता है कि इस टाइम जो लोगों के अंदर थोड़ा समझदारी आना शुरू होता है, और जो भी इक्विपमेंट जो था उस टाइम के, उसके साइज़ को घटाना शुरू कर देते हैं, यानी कि कम करना। जैसे जो पत्थर का साइज बड़ा बड़ा यूज़ कर रहे थे उसके साइज को घटाता है और थोड़ा सा बोलते हैं ना फाइन या शार्प बनाने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि इस मेसोलिथिक टाइम में क्या देख रहे हैं कि इक्विपमेंट का साइज छोटा हो गया, इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक के नाम से भी जानते हैं। इस टाइम पे लोगों ने जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिए थे। डोमेस्टिकेशन मतलब घर में रहना, घर बनाना स्टार्ट हो चुका था। इसके सोर्सेस मुझे दो जगह पे मिला है, एक तो राजस्थान के बागौर में, दूसरा मध्य प्रदेश के आडमगढ़ में मिला है, ठीक। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे पता चला। एक तो क्या पता चला आपको कि साइज़ छोटा होता गया है, यानी लोगों ने साइज़ छोटा करना शुरू कर दिया, इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे थे। दूसरा डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ, लोग जो है घर में रहना स्टार्ट किए। अच्छा, एक लॉजिकल सी बात सोचिए थोड़ा सा कि अगर आप किसी घर में रह रहे हैं लंबे टाइम से, जाहिर सी बात है अगर आप अनसिविलाइज्ड हैं, आपको मालूम नहीं है, आज तो पढ़े लिख लिए तब ना मालूम है कि भाई आपका अगर डेथ होता है तो या तो आपको बन यानी जला दिया जाता है या फिर कब्र में वो किया जाता है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से इनको तो मालूम नहीं था। तो जाहिर सी बात है अगर किसी घर में कोई रह रहा होगा या एक कॉलोनी टाइप का या कुछ लोग एक जगह पर रह रहे होंगे, अगर डेथ हुआ होगा तो उसका ह्यूमन स्केलेटन तो मिलेगा ना, या दिखेगा ना, दिखेगा कि नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमन स्केलेटन का एविडेंसेस मिले हैं, प्रतापगढ़ में मिला है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मिला है, ठीक। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे 3 बातें बताना चाह रहा हूँ। पहली बात ये कि इस टाइम पे इक्विपमेंट का साइज छोटा हो गया, इसलिए माइक्रोलिथिक के नाम से जानेंगे इसको। दूसरा डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। अब लॉजिकल सोचिए कि अगर आप किसी घर में रह रहे हैं, हो सकता है 50 साल बाद या 60 साल बाद अगर आपका डेथ हो जाता है उस घर में, तो आपका जो डेड बॉडी है, जो यानी कि स्केलेटल है, वो तो दिखेगा ना, वो तो मिलेगा ना, जो उसके आगे वाले टाइम के जो लोग होंगे, तो उसका स्केलेटल जो है कहीं ना कहीं दिखा है, वो प्रतापगढ़ में दिखा है, उत्तर प्रदेश में, ठीक। बाकी डोमेस्टिकेशन का सोर्सेस वो समझ में है। अब आते हैं थर्ड एविडेंसेस पे। इस वाला में थोड़ा सा यानी मेसोलिथिक में एक चीज़ ऐड कर दें कि लोग जब डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट किए थे तो प्लांटेशन भी स्टार्ट हो चुका था, यानी प्लांट कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो चुका था। तो आप इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो हम आ रहे हैं कहीं के न्यूलिथिक टाइम पे आ रहे हैं, इसका टाइमलाइन आप देख सकते हैं। इस टाइम पे लोग जो है एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर का एविडेंसेस जो है भी दिखना शुरू हो गया था। तो एग्रीकल्चर फूड प्लेस के साथ स्टार्ट हो चुका था, मतलब ये कि लोग जो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर चुके थे। इसका मुझे कहाँ मिलता है, बालूचिस्तान में, मेहरगढ़ में, पाकिस्तान में मिलता है। इसके अलावा इस टाइम के लोग वेट, कॉटन, बार्ले भी उपजाना शुरू कर देते हैं। रीच हार्वेस्टिंग भी देखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में देखा गया है। और ग्रेवयार्ड भी देखा गया है, किसका, बोन के साथ,
सॉरी डॉग के हड्डी के साथ ग्रेवयार्ड देखा गया, और ये कहाँ देखा गया है? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए, इस न्योलिथिक एज में ये हुआ है, इसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड स्टोन एज, क्योंकि सॉरी ओल्ड हुआ मेडिवल और न्यू स्टेज कहेंगे, इसको न्यू स्टोन एज के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग उस टाइम थे न्योलिथिक के टाइम में, तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, जिसका सोर्सेस मुझे मेहरगढ़ बलूचिस्तान के पाकिस्तान में मिलता है, ठीक। इसके कुछ उस टाइम जो है वेट, कॉटन, बार्ले ये सब उपजा रहे थे, यानी ये एग्रीकल्चर का दिखा। हार्वेस्टिंग का भी मामला दिखा, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और ग्रेवयार्ड विद बोन ऑफ डॉग्स, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं डॉग उस टाइम पे थे, डॉग को लोग यूज़ करते थे या अपने पास रखते थे, जब भी तो उसका डेथ होता था, तब में भी डॉग को भी साथ में या फिर क्योंकि ग्रेवयार्ड है तो यानी जाहिर सी बात है कि उसको यानी ह्यूमन को डिग किया गया होगा डॉग के साथ। तो इसके सोर्सेस मुझे मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि उस टाइम के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं सीप और गोट को पालना कह लीजिए, ये पालतू जानवर में से थे और उसको स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको प्री हिस्टोरिक क्लियर कर दिया। अब आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पे, यानी अब इसके बाद हम लोग हिस्ट्री में ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आ रहे हैं, और यहाँ से हम कहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। अच्छा, 3 एज था, इसके बाद कैल्कोलिथिक जो था ना, कैल्कोलिथिक, तो कैल्कोलिथिक जो पार्ट है वो कहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। तो थोड़ा सा कैल्कोलिथिक के बारे में भी बता देंगे, बट फिलहाल इतना अभी समझिए। अब आते हैं आगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2-3 चीज़ें हैं। पहला ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग अलग नाम से जानते हैं, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा हड़प्पन सिविलाइजेशन, और तीसरा जो है कौन सा, वो सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 3 नाम से जानते हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो कंटेम्प्रेरी था, किसका? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का कंटेम्प्रेरी था, ठीक है। सबसे, अब आपसे यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन है, वो आपको बताना होगा। अब थोड़ा सा हम कैल्कोलिथिक मैंने छोड़ दिया था, वो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि कैल्कोलिथिक एज या पीरियड की बात करें तो इस टाइम के एज को हम कॉपर एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्टोन एज का मामला ख़त्म हो चुका है। इस टाइम के यानी इस टाइम के जोन को या इस टाइम को हम कैल्कोलिथिक एज को हम स्टोन एज के सॉरी कॉपर एज के नाम से जानते हैं। स्टोन एज इससे पहले था, यानी कि न्योलिथिक तक था। अब इसके बाद जो है कॉपर एज का टाइम आ जाएगा, ठीक। इसी एज के टाइम में कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये कब होता है? कैल्कोलिथिक एज के टाइम में ही। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल में समझाते हैं। पहली बात तो यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, किसने बोला था? तो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो एक ब्रिटिशर्स थे, उसने जब स्टार्ट कराया था कि भाई कहीं ना कहीं खुदाई किया जाए, खुदाई हो। तो उस टाइम जो है उनके टीम में कहीं ना कहीं उनके टीम में 2-3 लोग थे, आगे हम बताएंगे, नाम भी लेंगे। लेकिन फिलहाल के तौर पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए तो 1921 में जो है हड़प्पन का डिस्कवरी हुआ था और मोहनजोदारो का 1922 में हुआ था। ये दोनों जो है इंडस वैली पे ही, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं क्योंकि वो एरिया हड़प्पा का था। हालांकि ऐसा नहीं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में देखिए तो अलग अलग जगह पे, बट उस कंप्लीट एरिया को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। मैं फिर से रिमाइंड ये कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें सोर्सेस के बारे में पता चला जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था एग्जीबिशन, ठीक। उसमें सबसे पहले हड़प्पा का जो डिस्कवरी हुआ 1921 में हुआ और मोहनजोदारो का उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 1922 में डिस्कवरी हुआ। थोड़ा सा हम ज्योग्राफिकल एरिया बताना चाहेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला हुआ था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्थ में मांडा यानी जम्मू कश्मीर मान लिए, जम्मू कश्मीर से दाइमाबाद यानी कि महाराष्ट्र कह लीजिए, महाराष्ट्र तक फैला हुआ था नॉर्थ से साउथ में। और इस यूपी से लेकर सुदकार्गेंडर दक्षा रिवर यानी कि ये आपके अफ़गानिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ तक ये फैला हुआ था। बिल्कुल कह लीजिए एक ट्रायंगुलर शेप में था ये जो फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ट्रायंगुलर शेप में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या समझिए आप? ये समझिए कि वहाँ पे जो लोग थे वो इस तरीके से थे कि कुछ जम्मू कश्मीर के एरिया में भी लोग दिखे, आपके महाराष्ट्र तक में, ये पूरे एरिया में लोग दिखे और इसके कुछ एविडेंसेस मिला। उस बेस पे ये कहते हैं कि हाँ भाई ये नॉर्थ में भी देखा गया, यूपी में भी देखा गया, साउथ में भी देखा गया, उधर अफगानिस्तान साइड में, क्योंकि इसके अलग अलग सोर्सेस मिले, उस बेस पे हम लोग कहते हैं। समझ में आया?
अब आते हैं आगे, थोड़ा सा इन शॉर्ट में आपसे सवाल बनने का चांस ये तो पूछ सकता है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो किस टाइप का था। तो पहले एक अर्बन सिविलाइजेशन था, दूसरा ट्रायंगुलर इन शेप था, तीसरा ये कि टाउन प्लानिंग काफ़ी बेस्ड था, इसलिए आज भी इसको याद करते हैं। और ये ड्रॉ नहीं बल्कि ड्रेनेज सिस्टम इसका काफ़ी हाईटेक था। ड्रेनेज सिस्टम का ये समझ लीजिए कि एक तो वो ढका हुआ था जैसे आज शहरों में देखते हैं, और टाउन प्लानिंग का सीन ये था कि अगर मान लीजिए रास्ता है, ये इस तरीके से रास्ता है, तो बिल्डिंग जो घर बने हुए होते थे वो इस तरीके से इस साइड में ऐसे होते थे बना हुआ। अगर अगेन फिर से मान लीजिए घर होता है तो इस ये गैप रहेगा और फिर से ये घर इस तरीके से बना रहेगा। तो होता ये था कि अगर मान ली इधर से एयर आए तो इधर से इधर पार हो जाए, और अगर इधर से एयर चले तो इधर सीधा पार हो जाए। इसीलिए इसको मतलब काफ़ी हाईटेक माना गया। तो ये उसका टाउन प्लानिंग था। अब मैं थोड़ा बताता हूँ कि देखिए कब किसने कौन डिस्कवरी किया। हाँ, इस एज को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइमलाइन जो था उसको हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्योंकि इस टाइम जो थे कहीं ना कहीं कॉपर और जिंक का मिक्स करके ब्रॉन्ज का जो ब्रॉन्ज एक अलॉय है, किसका किसका मिक्स है, कॉपर और जिंक का। अब आते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने जैसे डिस्कवरी किया। जैसे कि एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी किसने किया, तो वो आपके दयाराम साहनी। मोहनजोदारो का आर डी बनर्जी है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 है, लेकिन फर्स्ट सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत हुआ तो गुजरात का देख लीजिएगा और कालीबंगल देख लीजिएगा, बस काफ़ी है। वैसे 2-3 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं आगे। तो यहाँ से कुछ कुछ प्लेसेस के बारे में थोड़ा सा देख लेना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं यहाँ पे और भी कि देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में 2-3 चीज़ें काफ़ी हाईटेक था। एक तो टाउन प्लानिंग जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दूसरा यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट कर चुके थे, तीसरा ये कि ट्रेड भी इनका होता था, यानी ट्रेड जो था अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान इन सब से अलग अलग जगह से ट्रेड इनका होता था, वहाँ से रॉ मटेरियल भी आते थे। तो ये सारी चीज़ें देखा गया है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम इसका काफ़ी बढ़िया था, और इनके जो लाइक व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया से इनका होता था, क्योंकि उनके कई सारे सोर्सेस मिले इस वजह से। ठीक है, अब चलते हैं। आपको मालूम है कि काफ़ी सारे सोर्सेस मिले हैं, तो हम एक दो कुछ ही सोर्सेस डिस्क्राइब कर देंगे, समझा देंगे, हर तो पूछता नहीं है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो ये थोड़ा सा वायरल है, इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये कि 12 रूम का ग्रेवयार्ड देखा गया है, वो मिले हैं। इसके अलावा ये है कि ग्रेवयार्ड अगर बोले तो सिंपल सी बात है, हड़प्पा में मिला गया, बिल्डिंग टाइप का था। इसके अलावा स्केलेटल देखा गया है। इस टाइम के लोग वेट और बार्ले देखे गए हैं। इसके अलावा आपका सील भी देखा गया है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे सील के बारे में बात किया गया है। मतलब मान ली कोई सामान अगर बेचना हो या भेजना हो तो उस पर इन लोग का एक सील होता था जो लगा दिया जाता था। वो सील जब तक लगा रहेगा मतलब ये कि उससे में कोई गड़बड़ नहीं किया गया है। हालांकि उस टाइम जो है गॉडेस की भी पूजा करते थे, गॉडेस फर्टिलिटी का इमेज देखा गया है। ठीक है, तो ये आपके हड़प्पन के पार्ट हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो है ग्रेट लगा रहे तो यूँ समझ ली कि मोहनजोदारो का लगभग बहुत सारी चीज़ें मोहनजोदारो के अंदर होगा। जैसे ग्रेनयार्ड हो गया, इसके अलावा ग्रेट बाथ हो गया, ये सभी जो एविडेंसेस दिखे हैं वो मोहनजोदारो का पार्ट था। ठीक है, बाकी और उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ये कि इस टाइम जो लोग जो थे वो लॉर्ड शिव को फॉलो करते थे, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। थर्ड जो है वो चानुदारो है, ये रूरल सिविलाइजेशन के थोड़ा कुछ हद तक कह सकते हैं। यहाँ पे डॉग का एविडेंसेस देखा गया है। लोथल जो है, अब देखिए यहाँ पे याद क्या करेंगे आप कि चलिए मान लिया आपको मालूम है कि चलिए हड़प्पा जो है वो कहाँ है, पाकिस्तान में, मोहनजोदारो पाकिस्तान में भी है, लेकिन चानुदारो भी वहीं है। पर अगर हम बात करें लोथल तो ये मतलब कहाँ है ये पूछा जाता है कि कौन कहाँ पे है। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखाया कि देखिए जैसे कि ये रावी रिवर पे हड़प्पा, मोहनजोदारो भी रावी रिवर पे ही है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी कट करते हैं। रोपर जो है पंजाब में है, ये पूछा जा सकता है। लोथल कहाँ है, लोथल कहाँ है वो पूछा जाए। कालीबंगल यानी राजस्थान में वैसे भी चूड़ी का कारखाना है तो ऐसे याद रख सकता है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। बानावली जो है हरियाणा में है। ये हड़प्पा का सोर्सेज देखा गया। धौलावीरा गुजरात में है और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। ठीक, तो ये सोर्सेस आपसे पूछा जा सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उस टाइम जो है अलग अलग, जैसे लोथल में कुछ कैपिटल्स भी थे बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जाने दीजिए। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो जैसे इससे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन देखे, यानी कि उसको आप इंडस वैली से जो कहिए, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन देखे। अब इसके बाद हम वैदिक सिविलाइजेशन देखेंगे, यानी वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। वैदिक 2 वर्ड है, वेद का मतलब नॉलेज, और यहाँ पे आर्यन सुपीरियर थे, यानी आर्यन लोग का देखा गया। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोग थे
मगर इस टाइम पे वैदिक सिविलाइजेशन में आर्यन लोग जो थे वो सुपीरियर थे और वो कहीं ना कहीं वैदिक सिविलाइजेशन में बिल्कुल टॉप पे थे, वही लोग रूल कर रहे थे। इसका टाइमलाइन जो है 1500 BC से 600 BC का है, ठीक है। अब इसमें इसी वैदिक सिविलाइजेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। एक हो गया लेटर और एक पोस्ट। तो लेटर में हम एक प्री हो गया, दूसरा पोस्ट हो गया। प्री में हम लोग ऋग्वेदिक को पढ़ते हैं और पोस्ट भी पढ़ते हैं। खैर, सवाल किस टाइप के बनते हैं इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि जो वैदिक लोग जो आर्यन लोग थे वो कहाँ से आए थे। तो मैक्स म्यूलर ने कहा था कि भाई ये लोग जो है सेंट्रल एशिया से आए हैं। भाई बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये लोग आर्कटिक से आए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये बोल रहे थे, इन्होंने बताया था कि ये तिब्बत से आए हैं। वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये आर्यन लोग कहाँ तक फैले हुए थे भारत में, तो राजस्थान, ये कश्मीर से लेकर राजस्थान तक और वेस्टर्न गंगा से लेकर के अफगानिस्तान तक ये फैले हुए थे। इतने एरिया में इन्होंने रूल किया था। स्टार्टिंग में तो कश्मीर या स्टार्टिंग में कश्मीर से स्टार्ट हुआ था, पर ये अपनी जुरिडिक्शन यानी रूल करते करते बिल्कुल गंगा वाले रीजन से लेकर राजस्थान से लेकर अफगानिस्तान तक में ये रूल करना स्टार्ट कर दिए थे। समझ में आए? यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक मनोहर पांडे का एक बुक आता है, आई थिंक 40 या 45 या 40 रुपये के आसपास में आता है। या तो वो लूसेंट या अरिहंत का होगा, ठीक है। मनोहर पांडे उसका राइटर है, तो वो आप ले लीजिएगा। उसमें जो है वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल नहीं, बट इन शॉर्ट में सेलेक्टिवली है। और उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपका आराम से छूटेगा नहीं उसको अगर पढ़ लेते हैं आप तो। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताते चलते हैं कि पहली बात ये कि वैदिक पीरियड में या वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम में चार इंपॉर्टेंट वेदास देखे गए। एक ऋग्वेद, दूसरा जो है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और अथर्ववेद है। तो हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं यहाँ पे कि अगर हम ऋग्वेद के अंदर बात करें तो ऋग्वेद को सबसे पहले ओल्डेस्ट वेदास के नाम से जाना जाता है। और ये जो ऋग्वेदा बुक है वो इसके अंदर 10 डिवीज़न है, और जिसमें से 2 से 7 डिवीज़न जो है या को ओल्डेस्ट कहा गया है। और न्यूज़ डिवीज़न 10th जो डिवीज़न था, 10th जो था उसको, या ये बिल्कुल इसको स्किप करते फिलहाल मैं आपको ये सेलेक्टिवली समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए ऋग्वेदा में यह ऐसा है कि उसको ओल्डेस्ट वेदास के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीसरा ये है कि कैटेगरी सिस्टम जो देखते हैं वो इसी के अंदर देखा गया है। साथ ही 3rd डिवीज़न में जो है कई बार आपने शायद सुना होगा कि गायत्री मंत्र जो लोग पढ़ते हैं ना, ये इसी ऋग्वेदा के अंदर ही मेंशन है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस ऋग्वेदा में ही सरस्वती को डिस्क्राइब किया गया है सरस्वती को एज अ होली रिवर के नाम से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। इसके अंदर तो वैसे कई सारे रिवर को डिस्क्राइब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो लोग ऋग्वेद के मंत्र को पढ़ते हैं उनको फ्लोत्री कहा जाता है। बट हो सकता है मैं पूछे, वैसे तो चांस कम है, लेकिन मैं आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरा वेद जिसका नाम है सामवेद। सामवेद का मतलब सिंगिंग से रिलेटेड है। जो आप आज के टाइम में 7 म्यूजिकल नोट्स आप जो सुनते हैं ना, ये कहीं ना कहीं सामवेद से आया है, ठीक है। इसमें अगर बात करें लोग तो सूर्यदेव को पूजा करते हैं, और जो लोग मंत्र पढ़ते हैं सामवेद के अंदर उनको उद्गत बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा वेद जिसका नाम है यजुर्वेद, जो यज्ञ से रिलेटेड। आप कहीं भी अगर यज्ञ वगैरह देखते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है वो यजुर्वेद से है, ठीक। जो लोग यज्ञ के मंत्र को पढ़ते हैं उनको अथर्व बोला जाता है, ठीक। इसके अंदर ही जो है स्टैंजा और पोएट्रीज देखा जाता है। तो आप थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे कि आपने क्या देखा कि आपने जो है ऋग्वेद में कहीं ना कहीं वैदिक से चीज़ें देखा, मंत्र जो था गायत्री मंत्र वगैरह आपने वो देखा। सामवेद में सॉन्ग से रिलेटेड देखा, यजुर्वेद में यज्ञ से रिलेटेड देखा, और अथर्ववेद में हाइपोटेटिज्म हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ इविल सॉल हो गया, ऑल एग्रीकल्चर ट्रीटमेंट हो गया, यानी यहाँ पे ब्लैक मैजिक हो गया, यानी ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अगर किसी पे जादू टोना हो, हाइपोटेटिज्म हो, ट्रीटमेंट यानी किसी बुरी नज़र हो, या एग्रीकल्चर ट्रीटमेंट जितने भी होते थे, इन सभी के बारे में जो है अथर्ववेद में बताया गया है, ठीक है। वहाँ से आप सोर्सेस इन्फॉर्मेशन लेकर के आप किसी को ठीक कर सकते हैं। तो ये अथर्ववेद के अंदर है, ठीक। अब यहाँ पे कहेंगे, मैं यहाँ पे बड़ा ही इन शॉर्ट में सेलेक्टिवली समझा दिया हूँ कि देखिए अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन में जाते हैं, हालांकि वैदिक से इतना शॉर्ट में नहीं है, डिटेल में है। जैसे पहला मैंने आपको बोला कि देखिए एक तो अर्ली वैदिक पीरियड हो गया, दूसरा लेटर हो गया। तो अर्ली में सीन ये था, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, वैसे पूछेगा तो नहीं, कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा देखा गया कि ये लोग जो थे वो स्टार्टिंग में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में थे। बट लेटर वैदिक में ऐसा हुआ कि ये पूरे इंडिया में लगभग फैल गए। एक तो ये देखा गया। दूसरा ये था कि
ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में अपना एक पॉलिटिकल सेटअप रेडी कर लिया था। और ये एक ट्राइब, मतलब एक ट्राइब से बिलोंग करते थे जिस ट्राइब का नाम था जन, और उसके राजा को राजन के नाम से जानते थे। मतलब ये है कि ये जो आर्यन लोग जो थे, ये आर्यन लोग एक ट्राइब के फॉर्म में थे, और उस ट्राइब का नाम क्या था, जन था, जिसके जो राजा था उसको राजन के नाम से जानते थे। ठीक है। इसमें ये होता था कि जो राजा होता था, ये हेरारिकल प्रोसेस में नहीं था। मतलब इसके एक समिति थे, वही लोग अपॉइंट करते थे। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि राजा का बेटा ही राजा होगा, नहीं, एक समिति था, वही लोग नेक्स्ट राजा कौन होगा वो इलेक्ट करते थे। किस में देखा गया, अर्ली वैदिक पीरियड में ये चीज़ देखा गया। बस लेटर वैदिक पीरियड में किया और बाकी एरिया में फैल गया, जिससे कि ये जो है गंगेटिक रीजन जो यहाँ तक आ चुके थे। इसके अलावा ये कि कहीं ना कहीं आयरन टूल का यूज़ स्टार्ट हो चुका था इसके टाइम में। यानी कि इससे ये पता चलता है कि आप अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखें तो वहाँ पे लोग आयरन का यूज़ नहीं करते थे, आयरन नहीं आ पाया था। लेकिन अगर वैदिक सिविलाइजेशन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आयरन का डिस्कवर हो चुका था। इसी लेटर वैदिक में, यानी कि लेटर वैदिक के अंदर जो है हम कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ते हैं, जो हिंदुइज्म में कह लीजिए जो वर्ण सिस्टम है उसके बारे में। जैसे कि जो सोसाइटी था वो 4 पार्ट में डिवाइडेड था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ब्राह्मण जो पृष्ठ थे वो ब्राह्मण के कैटेगरी में थे। दूसरा क्षत्रिय की बात करें तो वो वॉरियर थे। और तीसरा अगर हम बात करें तो वैश्य, जो कि वैश्य वो लोग थे जो एग्रीकल्चर हो गया, कैटल रियर हो गया, ट्रेड्स वगैरह जो लोग करते थे वो वैश्य कहलाते थे। और फोर्थ हुआ शूद्र, जो कि सर्वर थे, यानी सर्व करते थे इससे ऊपर के जितने भी लोग हैं। मतलब ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सर्व करते थे, यानी कि इन लोगों के लिए काम करते थे। ये वो कौन थे, वो शूद्र थे। तो ये 4 चीज़ें आप यहाँ पे, ये चार चीज़ों के बारे में हमें लेटर वैदिक पीरियड से पता चलता है, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी डिवाइड हो चुका था। अर्ली वैदिक पीरियड में डिवाइड नहीं हुआ था। ठीक है। अब यहाँ के बाद हम सीधा चलेंगे हिस्टोरिक पीरियड में। इससे पहले आप थोड़ा सा रिलेट करिएगा। मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला प्री बोला, दूसरा प्रोटो और तीसरा हिस्टोरिक बोला। तो थर्ड जो है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्री में हमने क्या देखा कि टाइमलाइन कह लीजिए या पीरियड कह लीजिए वो देखा, जैसे कि पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक देखा। बट कैल्कोलिथिक को हम प्रोटो में पढ़ें, उसी प्रोटो में ही, यानी प्रोटो के अंदर जो है हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ें। पर जब ये ख़त्म हुआ तो उसके बाद हम लोग आ गए हिस्टोरिक पीरियड में। ठीक है। इस हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग जो है 600 BC से 712 AD तक पढ़ेंगे, 600 BC से 712 AD तक, जिसमें जो है कहीं ना कहीं हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले 16 महाजनपद उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब उस टाइम इंडिया जो था, कंप्लीट इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो 16 महाजनपद में डिवाइडेड था। इसके बारे में एक बुक है जिसका नाम है अंगुटर निकाय, उससे मुझे पता चलता है। बुद्धिस्ट का एक टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुटर निकाय, उसके बारे में 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। मतलब ये है कि आज के टाइम में आप 28 स्टेट और 8 यूटी पढ़ रहे हैं ना, तो आप ऐसा मानिए कि उस टाइम जो था वो 16 महाजनपद था, यानी 16 स्टेट था, 16 प्रोविंस था। ठीक है। हर एक स्टेट का कैपिटल था, यानी कि हर एक प्रोविंस का कैपिटल था। ये 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपद में 2-4 अगर आप याद रखते हैं तो काफ़ी होगा, वरना फिर थोड़ा बहुत चलेगा। जैसे मगध का कैपिटल टाइम टू टाइम चेंज होता रहा, जैसे स्टार्टिंग में राजगीर, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली हुआ। पर और भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जामिया और एमयू इतना डीप जाएगा। ठीक है। बट मैं फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको 16 महाजनपद के पढ़ाएं, उससे पहले 2 रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं उस टाइम पे, हम उसके बारे में बताना चाहेंगे, ताकि उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। पहली बात है कि 2 रिलीजियस मूवमेंट, सबसे पहले कोई अगर मूवमेंट हुआ है तो बुद्धिज़्म 600 BC के आसपास में देखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह है कि बुद्धिज़्म के फाउंडर एक पूछा जा सकता है तो वो गौतम बुद्ध होंगे, जिनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको शक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। किनको? गौतम बुद्ध को। इनका जन्म बर्थ जो है 563 BC में हुआ था, ये याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी के अंदर में आता है। यानी ऐसे समझिए कि लुम्बिनी एक जगह है, वो कपिलवस्तु के अंदर आता है, और वो कपिलवस्तु जो है नेपाल के अंदर आता है। ठीक है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फादर नेम, मदर नेम उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेटा भी इनका था। उसके बाद इनके घोड़ा, हॉर्स, जिसको कंठक का नाम दिया था। अब आते हैं मतलब इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो भाई सिंपल सी बात है कि गौतम बुद्ध है, जिनका बर्थ जो है नेपाल में हुआ है। और कब हुआ है? 563 BC में। इनको अलग अलग नाम से जान रहे हैं, ये देखा। उसके बाद हम कहीं ना कहीं जब इनका उम्र कितने साल का होता है? 29 होता। ये है कि
क्योंकि ये राजा के बेटा होते हैं और इस राजा के बेटा होने में नुकसान ये होता है कि ये बोलते हैं ना कि जेल के चार दीवारी। तो राजा का अपना ही एक वो होता है, मतलब अपना ही एक टेरिटोरियल एरिया होता है, यानी कि किला होता है। उस किला से ही आगे नहीं जाते हैं, मतलब किले के अंदर ही रहिए, खाइए, घूमिए। इस किले से बाहर इनको नहीं अलाउ किया जाता, नहीं जाने दिया जाता है। पर एक बार ऐसा होता है कि इनको बाहर जाने का मौका मिलता है। बाहर के लोगों का सिचुएशन देखता है, लोगों का पेन या प्रॉब्लम या जो देखता है, इससे इनका दिमाग जो है चेंज होना शुरू होता है। चेंज होने के बाद जो है ये एक डिसीजन पे आते हैं। आने के बाद ये है कि जब इनका उम्र 29 ईयर का होता है, ये घर छोड़ देते हैं। जैसे ही इनको उम्र जो है 29 साल का होता है, ये घर छोड़ देते हैं। इस घर छोड़ने के प्रोसेस को महाविनिश कर्म कहा जाता है। इसके बाद ये एनोमा रिवर पे जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ये मॉन्क का रूप धारण करते हैं। मॉन्क का रूप धारण करते हैं, मॉन्क बनते हैं। कहाँ? एनोमा रिवर पे। यानी दो चीज़ें हुआ है, 29 साल का उम्र हुआ, ये घर छोड़ दिए हैं, इसको वहाँ महाविनिश कर्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? मॉन्क का रूप धारण करते हैं। कहाँ? एनोमा रिवर पे। फिर इसके बाद नेपाल से कहाँ जाएंगे आप? ऐसा मान नेपाल है तो यहाँ पे आपका राजगीर है, तो ये राजगीर चले जाते हैं। राजगीर जाते हैं, वहाँ पे एक टीचर है जिसका नाम है अलार कलाम, उनसे मिलते हैं। वहाँ से उनसे मिलता है और वहाँ उनसे मिलने के बाद वो मेडिटेशन का टेक्निक सीखते हैं कि भाई मेडिटेशन कैसे किया जाता है। किन से? अलार कलाम से। कहाँ? राजगीर में। तो यानी नेपाल से कहाँ चले? राजगीर आए। अब जब राजगीर आए उसके बाद फिर से ये वैशाली जाते हैं। तो वैशाली फिर से, क्योंकि नेपाल के उससे कुछ ही दूर पे तो वैशाली है, तो उसके बाद जो है ये वैशाली जाते हैं। वैशाली वहाँ एक हैं, उनसे मिलते हैं। वहाँ भी एक टीचर होता है जिसका नाम होता है रुद्रक रामपुत्र, उनसे मिलते हैं। उसके बाद फिर बैक टू बैक लौटते हैं। कहाँ? गया के लिए। मैं आपको ज्योग्राफिकली थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए नेपाल है, तो आप थोड़ा सा ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ये राजगीर पड़ जाता है, और बैक टू बैक इसी के जस्ट सामने जो है आपका गया पड़ जाता है। और क्योंकि आपको मालूम है कि पहले नेपाल से ये कहाँ गए? राजगीर गए, और राजगीर से वैशाली गए, तो वैशाली इस रीजन में पड़ता है। वैशाली से फिर ये कहाँ गए? गया गए। तो यानी आप ये देखिए कि पहले नेपाल से राजगीर, राजगीर से वैशाली, वैशाली से कहाँ गए? गया गए। गया लगातार 6 साल तक मेडिटेशन किए। उसके बाद इनको एनलाइटमेंट मिला। उसके बाद जो ये फिर आगे का काम स्टार्ट किए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। पहला अलार कलम से मिले, दूसरा वहाँ अलार कलम मिलते ही इन्होंने मेडिटेशन का टेक्निक सीखा। उसके बाद रुद्रक रामपुर से मिले, रामपुत्र से मिले। उसके बाद जो है गया लौट आए। गया में इन्होंने जो है 6 ईयर के लिए 6 साल लगातार इन्होंने मेडिटेशन किया। किस रिवर पे? निरंजना रिवर पे। वैसे तो ये है कि स्टार्टिंग में ऐसा मैं निरंजना रिवर को मैं फल्गु रिवर, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो फल्गु रिवर के नाम से जानते हैं, बट जो एंसेंट हिस्ट्री में उनको निरंजना रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस को, यानी मेडिटेशन के प्रोसेस को, और जब इनको एनलाइटमेंट मिला तो इस प्रोसेस को निर्वाणा के नाम से जानते हैं। ठीक, ये आपसे पूछा जा सकता है। जब इनको एनलाइटमेंट मिला तो ये कहीं ना कहीं अपनी बातें लोगों के बीच में करना ये स्टार्ट किए। जैसे सबसे पहला ये कि पहला इन्होंने इम्प्रीचमेंट किया, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ये धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना। ये पहला जो प्रीचमेंट किए थे वो सारनाथ यानी वाराणसी में किए थे। वाराणसी में पहला इनका प्रीचमेंट हुआ लॉर्ड या गौतम बुद्ध का। इसके बाद जो है इन्होंने एक यूनियन बनाया। उस यूनियन के अंदर जो है 3 लोगों को 3 रत्न बनाए। 3 रत्न, एक तो बुद्धा, दूसरा संघ, तीसरा धम्मा। 3 लोग थे, 3 यूनियन था। एक यूनियन मतलब यूनियन बनाई, उस यूनियन को अलग अलग कैटेगराइज किए, एक बुद्ध के नाम से, दूसरा संघ और तीसरा धर्म के नाम से। मिनिमम एज इन्होंने रखा था कि 15 साल जब तक नहीं होता है आप बुद्धिज़्म को में आप ज्वाइन नहीं कर सकते, उस यूनियन में पार्ट नहीं बन सकते। और बेसिकली यूनियन बनने का मतलब ये था कि बुद्धिज़्म को प्रचार प्रसार करना, फैलाना। तो अभी तक देखें तो क्या हुआ कि भाई घर छोड़े, उसके बाद मेडिटेशन का टेक्निक सीखे, मेडिटेशन करके इनको इनलाइटमेंट मिला। इनलाइटमेंट के बाद इन्होंने पहला प्रीचमेंट किया, उसके बाद एक यूनियन बनाए और प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिए। ठीक, इसके अलावा और है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा बहुत कौन फॉलोवर थे, कौन सबसे पहले किए, सारी चीज़ें। इसके बाद होता यह है कि एक बात और, इनके जो भी स्पीचेज होते हैं, जो भी ये अपनी बातें कहते हैं वो पाली लैंग्वेज में करते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जो स्टेटमेंट होता था वो किस लैंग्वेज में होता, मतलब किस लैंग्वेज में अपने प्रचार प्रसार करते, तो वो पाली लैंग्वेज में, पहला। दूसरा ये कि जब इनका लास्ट एज में आए, यानी लास्ट एज में कह लीजिए जब लास्ट एज पे थे, तो ये गए थे कहाँ? कुशीनगर। कुशीनगर गए थे और वहाँ जो है वहाँ अपनी प्रीचमेंट दिए, यानी कि वहाँ धर्म के बारे में प्रसार किए। असल में कुशीनगर में ये था कि यहाँ पे कुशीनगर में 2 जगह पे इन्होंने जो है प्रीचमेंट दिया था। एक तो सुबाचा और दूसरा ये एक लोहार थे, वहाँ पे जाकर इन्होंने दिए थे प्रीचमेंट। पर होता है कि वहाँ जब सेकंड जगह पे जाकर जब अपनी प्रीचमेंट देते तो वहाँ पे जो है
इनको पर्क खिला दिया जाता है और पर्क खिला देने की वजह से इनको डेनिस्ट्री होता है और इसके वजह से इनका डेथ हो जाता है। इस प्रोसेस को महापरिनिर्वाणा बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये कहिए कि इनलाइटमेंट को मिलने को हम लोग क्या बोले, निर्वाणा बोले, और डेथ होने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो महापरिनिर्वाणा बोल रहे हैं। किसके? गौतम बुद्ध के। तो यहाँ से मैंने आपको गौतम बुद्ध से सेलेक्टिवली जो चीज़ था मैंने पढ़ा दिया। ठीक, अब आप कहेंगे सवाल क्या पूछेगा, तो एक तो पाली लैंग्वेज में पहला प्रीचमेंट कहाँ दिए हो, उस टाइप के सवाल बनते हैं इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी अगले टॉपिक पे। अब यहाँ पे जब जैसे ही गौतम बुद्ध का डेथ हुआ तो इनके लाइक बोलते हैं ना फॉलोवर कह लीजिए, या इनकी एग्जिस्टेंस बना रहे, इसको लेकर बुद्धिस्ट का 4 काउंसिल हुआ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अजातशत्रु के टाइम में, हर्यक डायनेस्टी, यानी कि इसके बाद कहीं ना कहीं जो 16 महाजनपद पढ़ेंगे उसमें हम मगध जो पढ़ेंगे, मगध में जो पहला डायनेस्टी होता है वो हर्यक डायनेस्टी होता है। और हर्यक डायनेस्टी में अजातशत्रु के टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। ठीक, इस बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि 3 यानी कि बुद्धिज़्म को लेकर 3 बुक आता है, एक सुत्त पिटाक, दूसरा विनयक पिटाक। तो सुत्त पिटाक में जो है टीचिंग ऑफ बुद्ध के बारे में बताया जाता है, रूल्स ऑफ बुद्धिज़्म यूनियन के बारे में। विनय पिटाक में बात करें, आगे हम और बताएंगे। एक और है, एक तो सुत्त पिटाक हो, दूसरा विनय पिटाक हो गया, और आगे चलिए हम आपको बताएंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट बुद्धिज़्म काउंसिल में 2 बुक आई, एक सुत्त पिटाक और दूसरा विनय पिटक। दोनों में क्या क्या डिटेल शेयर ताकि लोग पढ़ें और बुद्धिज़्म को फैलाएं, प्रचार प्रसार करें। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ, तो वो 483 में हुआ था, और किसके टाइम में, हर्यक डायनेस्टी के टाइम में हुआ था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वैशाली में। अच्छा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कहाँ, राजगीर में हुआ था। अब आप सोचिए थोड़ा सा कि पहले ये नेपाल के थे, नेपाल से सबसे पहले कहाँ गए थे, सबसे पहले राजगीर गए थे ना। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, वो राजगीर में हुआ। उसके बाद फिर राजगीर से कहाँ गए थे, ये राजगीर से वैशाली गए थे ना स्टार्टिंग में। तो सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। और वैशाली में जो उस टाइम सेकंड डायनेस्टी था, शिशुंग डायनेस्टी था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 16 महाजनपद जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं उस टाइम, उस 16 महाजनपद में हम अगर मगध को पढ़ते तो मगध में पहला जो डायनेस्टी था उस टाइम वो था हर्यक डायनेस्टी। उसके बाद जो सेकंड डायनेस्टी आया उसके जस्ट बाद वो शिशुंग डायनेस्टी आया। ठीक है, तो शिशुंग डायनेस्टी में अगर बात करें तो जो शिशुंग डायनेस्टी के टाइम में ही जो है बुद्धिस्ट का सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, और उस टाइम काल अशोका राजा होता है, वो करवाता है। और हाँ, इस टाइम फिर से एक बुक आएगा, जैसे स्टार्टिंग में 2 बुक आता है, फिर से यहाँ पे बुक आएगा थावरे के नाम से। और वही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो हुआ था आपका। वैसे ये मैं बता दूं कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुक लिखे गए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बिल्कुल भी दिमाग में चलाइए। अब आते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो कब हुआ, वो हुआ 251 BC में। अब ये टाइमलाइन नहीं पूछता, आप ये पूछता है कि किसके टाइम में हुआ था, तो वो हुआ है अशोका के टाइम में, जो कि मौर्य डायनेस्टी का था। और इन्हीं के टाइम में जो थर्ड जो बुक है अविडम पिटाका, इससे पहले 2 बुक मैंने बोला था वो, और तीसरा जो बुक ये है इसमें बायोग्राफी ऑफ मॉन्क कंटेम्प्रेरी टू अशोका, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है वो कनिष्क के टाइम में होता है, कुषाण डायनेस्टी चल रहा होता है कश्मीर वाला रीजन में, उसके टाइम में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। वो कब होता है, ऑलमोस्ट 78 AD के आसपास में। इसी के टाइम में बुद्धिज़्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो हीनयान के नाम से होगा, दूसरा महायान के नाम से होगा। ठीक, हीनयान और महायान में बस फ़र्क ये है कि हीनयान जो लोग थे वो स्टैचू वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, बट महायान के जो फॉलोअर थे वो स्टैचू वर्शिप में बिलीव करते थे। इसका मतलब आप ये समझिए कि बुद्धिज़्म के ही फॉलोअर हैं, पर 2 टाइप के लोग हो गए हैं। बुद्धिज़्म अभी भी ये लोग मतलब ये कि कुछ लोग बुद्धिज़्म को स्टैचूज़ वर्शिप में बिलीव कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं, कि भाई नहीं, उनको हम मानते हैं कि वो भगवान है, पर उनको हम पूजा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारी बात है, जैसे हीनयान के जो लोग थे ये एक तो स्टैचू वर्शिप नहीं करते थे, दूसरा इनको गौतम बुद्ध को ह्यूमन बीइंग कंसिडर करते हैं, इनका कोई पिलग्रिमेज साइट नहीं है, और इनके कुछ लोग जो है वो श्रीलंका और इंडोनेशिया में दिखते हैं हीनयान के फॉलोअर। बट वही महायान के फॉलोअर वो आज आपको इंडिया में भी दिखेगा। अगर हम बात करें तो ये लोग स्टैचू वर्शिप में बिलीव करते थे, ये गौतम बुद्ध को गॉड कंसिडर करते थे। इनके कई सारे पिलग्रिमेज साइट है, बट इंपॉर्टेंट जो है जैसे लुम्बिनी, बोधगया और सारनाथ और कुशीनगर। लुम्बिनी जहाँ इनका बर्थ हुआ, बोधगया जहाँ इनको इलेक्टमेंट मिला, सारनाथ पहला प्रीचमेंट, और कुशीनगर जहाँ इनका डेथ हो गया। इसके फॉलोअर ऑल ओवर एशिया में हैं। तो ये मैंने आपको बुद्धिज़्म के बारे में बता दिया। अब इसके बाद आते हैं जैनिज़्म। जैनिज़्म में कई सारे लोग आए, बट उन सब में
जैसे एक मतलब कई सारे लोग आए, लेकिन टोटल ऐसा माना जाता है कि जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर आए, ठीक। जिसमें सबसे पहला जो आया था ऋषभ देव आए थे, और 23rd जो था वो परिवनाथ थे, और लास्ट जो थे 24 जो कि महावीर थे। और इसी महावीर स्वामी या महावीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिनका बर्थ जो है 540 BC में हुआ था वैशाली में। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनका एक तो जैसे मे भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जैनिज्म का 4 महाव्रत क्या था, तो ये 4 थे, और बुद्धिज्म का तीर्थंकर था त्रिपता का, 3 बुक था उनका। अब आते हैं आगे। तो एक तो ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि महावीर स्वामी या महावीर लॉर्ड महावीर के बारे में आप ज़्यादा नहीं, मतलब मदर या फादर के बारे में या वाइफ के बारे में ज़्यादा जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनका टाइमलाइन कैसे गुजरा। जैसे एक तो समझ में आया कि हाँ भाई जो है इनका 540 BC में इनका बर्थ हुआ, वो दिखा, और कहाँ वैशाली में हुआ था। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो ये थोड़ा ये सब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इनका उम्र 30 साल का हुआ तब ये घर छोड़ दिए, वर्धमान या महावीर कह लिए, और ये अपने भाई से परमिशन लेकर के छोड़े थे, मतलब घर छोड़े थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक बंदे से मिला जिसका नाम था मखाली, और इसके बाद वही इनका पहला स्टूडेंट था जिसका नाम था जमाली, इनलाइटमेंट जोन में जाने से पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि जो गौतम बुद्ध जो थे वो 6 साल के लिए यानी कि मेडिटेशन किए, पर अगर महावीर या वर्धमान की बात करें यानी लॉर्ड महावीर की बात करें तो ये 12 ईयर क्या किए थे, 12 साल तक इन्होंने क्या किए थे, मेडिटेशन किए थे। उसके बाद इनको इनलाइटमेंट मिला। कहाँ मिला था? एक रिवर है रिजुपालिका के पास। इस इंसिडेंट को किवाला के नाम से जाना गया। इस इंसिडेंट को, इनलाइटमेंट पाने के इंसिडेंट को किवाला के नाम से जाना गया। इनका पहला कोई बंदा था जो जैनिज्म के फॉलोअर थे इनके टाइम में, यानी कि वर्धमान या महावीर स्वामी के टाइम में, तो वो था इनका ही सन जमाली। अब इसका नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और भी चीज़ें बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक हाँ, इनका डेथ जो है मतलब ये देखिए काफ़ी कम टाइम में इनका डेथ हो गया है। 440 में तो इनका बर्थ ही हुआ, और 468 में इनका डेथ हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जैनिज्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला जैनिज्म काउंसिल देखते हैं, मतलब जिस तरीके से बुद्धिज्म का काउंसिल हो ऐसे ही जैनिज्म का भी काउंसिल होगा, और ये 300 BC में होता है फर्स्ट काउंसिल। पटना में होता है, पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, यानी कि मौर्यन जो लोग थे, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मौर्यन में तो अशोका हो जाता है, और वो लोग कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का फॉलोअर थे। पर चंद्रगुप्त मौर्य के लोग जो थे यानी कि गुप्ता पीरियड के जो लोग थे फॉलोअर थे, वो सभी कहीं ना कहीं जैनिज्म के फॉलोअर थे, गुप्ता पीरियड के लोग। तो पहला अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किसके फॉलोअर थे? वो जैनिज्म के। इन्हीं के टाइम में जैनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर जो लोग श्वेतांबर के फॉलोअर थे वो महावीर स्वामी को मतलब बेस्ट ट्रीट करते थे, बट कहीं ना कहीं भद्रभाव, एक बात और यहाँ पे मैं दूसरा नाम ले भद्रभाव, ये भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म के जैनिज्म के फॉलोअर, जैनिज्म के से आए थे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग श्वेतांबर के फॉलोअर थे वो महावीर स्वामी के टीचिंग को फॉलो करते थे, बट जो लोग दिगंबर के फॉलोअर थे वो लोग भद्रबाहु के टीचिंग को फॉलो करते थे। श्वेतांबर जो लोग थे ये कपड़े पहनते हैं, यानी जो श्वेतांबर के फॉलोअर ये कपड़े पहनते हैं, बट दिगंबर के जो फॉलोअर ये कपड़े नहीं पहनते, और आप इसका एग्जांपल देखे होंगे, इंडिया में भी लोग हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये ऐसा मानते हैं कि महावीर स्वामी मैरिड थे, बट ये लोग मैरिड नहीं मानते हैं। ये हो गया आपका क्या, जो जैनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ उसके बाद का। तो मैं भी पूछा जा सकता है कि जैनिज्म कितने पार्ट में डिवाइड हुआ और किस किस नाम से, तो श्वेतांबर और दिगंबर होगा। पहला जैनिज्म काउंसिल में ही ऐसा हुआ था। फिर सेकंड जैनिज्म काउंसिल हुआ, वो हुआ गुजरात में, और इसका कोई खास रिजल्ट नहीं आया। बस ये है कि इसमें अच्छी बात ये हुई थी कि जो भी जैनिज्म को लेकर वर्क टीचिंग था ये सबको स्क्रिप्ट कर दिया गया, मतलब एक जगह पे कर दिया गया। एक टेक्स्ट है जैन आगम के नाम से, उसमें कंसोलिडेट कर दिया गया। जैसे आपने ऑलरेडी जो अभिधम पिटाका और जो 3 बुक जो बुद्धिज्म को लेकर देखे, तो उसमें क्या था, कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, रूल्स के बारे में, या अशोका के टाइम में कौन कौन मॉन्क्स जो थे, इन सब के बारे में तो डिस्क्राइब किया गया है ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो आज के इसी लेक्चर में हम इतना पे ही आपको छोड़ते हैं कि अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा इन शॉर्ट में रिमाइंड कर दें तो एंसेंट में जो टाइमलाइन था वो देखें, दूसरा आपका वैदिक सिविलाइजेशन देखें, दूसरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें, तीसरा जो है वैदिक सिविलाइजेशन देखें।
इन सब ख़त्म करने के बाद फिर कहीं न कहीं हम लोग हिस्टोरिक पीरियड में आए, और इस हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग 2 रिलीजियस मूवमेंट देखें, एक तो बुद्धिज़्म हो गया, दूसरा जैनिज़्म हो गया। अब इसके बाद कहीं न कहीं रूलिंग पीरियड स्टार्ट करेंगे, यानी रूलिंग पीरियड का देखेंगे। रूलिंग पीरियड में बस ज़्यादा नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट देखेंगे, सबको भी नहीं देखेंगे बट इम्पोर्टेंट देख लेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कोई भी डाउट्स क्वेरी हो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।